जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँ। इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अक्सर इस्तेमाल होती हैं और आपके नज़र से भी गुज़रती होंगी। ऐसे लफ्ज़ जैसे कि क्लैंडस्टाइन या फिर एस्पियोनाज। तो आज एस्पियोनाज से ही रिलेटेड बात की जाएगी। एस्पियोनाज एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें कि आप डिफरेंट टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए आप एनिमी लाइंस में घुस के आप अपने एनिमीज़ के पास रह के आप क्या करते हैं कि एक तो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और आपके जो मुख्तलिफ़ अज़ाइम होते हैं इंटेलिजेंस रिलेटेड वो आप उनको पूरा करते हैं। तो एस्पियोनाज से ही रिलेटेड एक चीज़ जिसको कि मैं आज एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और फिर उस हवाले से आने वीडियो में आगे जाके आपको बड़े इससे रिलेटेड जो वाक़यात हुए आज से पहले उनका ज़िक्र भी करूँगा और आपको एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। एस्पियोनाज से रिलेटेड है सेक्सपियोनाज, जिसमें कि सेक्सपियोनाज जो टर्म है ये बेसिकली क्रिएट की गई थी राइट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको जैसा कि पता है कि जो एलाइज थे लाइक सोवियट्स और यूएस, ये दोनों एलाइज थे। ऑब्वियसली वेस्टर्न पावर्स भी एलाइज थी उस वक्त, फ्रेंच भी, ब्रिटिश भी, ये सारे आपस में एलाइज थे जो कि जर्मन्स के ख़िलाफ़, नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़े थे और साथ में जापानीज़ के ख़िलाफ़ लड़े थे फार ईस्ट में। तो क्या हुआ था कि सेक्सपियोनाज जो एक इस्तिलाह है वो इस्तेमाल की गई थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जैसा कि आपको पता है कि बर्लिन वॉल क्रिएट हो गई थी। आधा बर्लिन और आधा जर्मनी, ईस्ट जर्मनी जो था वो सोवियट्स के पास चला गया था और फिर जो वेस्ट जर्मनी था और वेस्ट बर्लिन था वो सारे का सारा आपने देखा कि वो अमेरिकन्स के कंट्रोल में चला गया था और जो वेस्टर्न एलाइज थे उनके कंट्रोल में चला गया था। तो इसमें क्या देखने को मिला कि बोन जो था सिटी वेस्ट जर्मनी का वो हब था सेक्सपियोनाज का, क्योंकि उस वक्त के वेस्ट जर्मनी का जो कैपिटल था वो बोन था। बोन में ही जो वेस्ट जर्मनी के प्रेसिडेंट थे वो बैठते थे, चांसलर, और साथ में ये है कि जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे वो वहीं बोन में बैठते थे और अमेरिकन एम्बेसडर वहीं पे बैठते थे। तो वो सारे जो की लोग थे वो आपको नज़र आते थे बोन में ही मौजूद और उनके ऑफिसेज भी उधर ही मौजूद नज़र आते थे। तो उस ज़माने में कोल्ड वॉर में, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जो बोन है उसको ना सिर्फ ये कि वेस्ट जर्मनी का कैपिटल कहते थे बल्कि बोन को ही वो सेक्सपियोनाज का कैपिटल भी कहते थे। सो बोन के शहर में ना सिर्फ ये कि CIA एक्टिव थी बल्कि उस वक़्त की MI6 भी एक्टिव थी और साथ में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थी वो KGB थी, जो कि सोवियट्स की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जो कि ना सिर्फ के उस वक्त के रशियंस को इस्तेमाल करते बल्कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ से भी वो डिफरेंट स्पाइस को भर्ती करते और उनको ट्रेनिंग दी जाती और उस ट्रेनिंग के साथ साथ फिर ये है कि उनको वेस्ट जर्मनी में भेजा जाता। अब किया ये जाता कि KGB सबसे पहले तो लोग सेलेक्ट करती। लोग सेलेक्ट करने में उनका जो पैरामीटर्स थे वो ये थे कि एक तो ये कि जो एजेंट्स हैं उनकी हाइट देखी जाती, उनका इंटेलिजेंस लेवल देखा जाता, उनका IQ लेवल्स चेक किए जाते। फिर उसमें ये है कि उनकी जो ज़िंदगी पिछली गुज़री, कितने वो पढ़े लिखे, कितनी उनको ज़ुबानें आती, ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग
की जाती, सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग दी जाती, उस ट्रेनिंग में ऑब्वियसली आर्म्स ट्रेनिंग के साथ साथ जो डिफरेंट इंटेलिजेंस ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी दी जाती, लैंग्वेजेस के ऊपर ट्रेन किया जाता। लेकिन उसके साथ साथ जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ की जाती वो ये है कि उनको मैनर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती कि आपने अगर यहाँ तक कि अगर आपने सिगरेट पीना है तो कौन से हाथ में, कौन सी 2 उंगलियों में आपने वो सिगरेट रख के और किस एंगल पे वो सिगरेट आपने पीना है। साथ में ये है कि उनको ये तक भी बताया जाता कि अगर आपने शराब पीनी है तो वो शराब जो है वो ग्लास में किस हद तक होनी चाहिए और सिप कितना लेना चाहिए और सिप किस तरीके से आपने उसको एनगल्फ करना है वो भी यहाँ तक बताया जाता। और साथ में ये है कि चलने का अंदाज़, फिर बात करने का अंदाज़, फिर ये सारी की सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती, क्योंकि उस वक्त ये कहा जाता कि जो भी सेक्सपियोनाज विंग के लोग होते थे उनको जो टर्म्स उनके लिए यूज़ की जाती थी वो हॉक्स की यूज़ की जाती थी। मतलब ये वो कह लें कि शाहीन हैं जो कि अपने शिकार के लिए निकलते हैं और अपने पंजों में वो किसी न किसी बर्ड को लेके आएंगे। बर्ड मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जो वेस्ट जर्मनी का जो सिटी था बोन सिटी में होता क्या था कि बोन सिटी के जितने भी जो की फिगर्स थे, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, चांसलर, और साथ में ये है कि जो अमेरिकन एम्बेसडर और ब्रिटिश एम्बेसडर और ये जितने भी की फिगर्स थे, इनकी जो सेक्रेटरीज़ होती थी वो औरतें होती थीं। और फिर पहले सबसे क्या किया जाता कि उन औरतों के बारे में रिसर्च की जाती और उस रिसर्च के बाद ये देखा जाता कि इनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं और इनको किस किस्म का मर्द पसंद है, और फिर एक प्रॉपर सेटअप से उसी किस्म का मर्द वहाँ पे भेजा जाता जो कि जिसके जहन में कि एक ही चीज़ होती कि वो अपने शिकार पे निकलेगा। फिर उनके टाइम टेबल्स उनके पास मौजूद होते थे, फिर उस हिसाब से वो अपने शिकार के पीछे निकलते और उसके साथ फिर क्या होता कि वो उनका आमना सामना करके तो उनको किसी न किसी तरीके से वो फांस लेते। और फिर जब वो उनका ये टास्क कंप्लीट हो जाता तो उसके बाद वो उनके साथ रिलेशनशिप में रहना शुरू हो जाते और एक नए नाम के साथ, एक नए पासपोर्ट के साथ, एक नई आइडेंटिटी के साथ वो उनके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते। और फिर ये है कि क्या होता कि इन सेक्रेटरीज़ के ज़रिए, जैसा कि इन सेक्रेटरीज़ को हर एक चीज़ का टाइम टेबल पता होता था कि फ़लाँ चीज़ पे क्या चीज़ चल रही है और फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है और कितने बजे एम्बेसडर ने क्या करना है और चांसलर ने क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पता होता था। तो वहाँ से ये इंटेलिजेंस गैदर करके अपना जो मदर नेस्ट होता था, मदर नेस्ट मतलब वो घोंसला जिसमें से कि ये शिकरे निकल के आते थे, ये शाहीन निकल के आते थे, तो वहाँ पे ये भेजते रहते। इनमें से एक मिसाल तो ऐसी थी कि जिसमें कि 17 साल तक ये सेक्सपियोनाज होती रही और जो इंटेलिजेंस है वो केजीबी को मिलती रही। और इस तरह के जो सेक्सपियोनाज एक्सपर्ट्स थे या सेक्सपियोनाज हॉक्स थे, उन्होंने एक की रोल प्ले किया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो उसमें फिर हमें क्या देखने को आया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें वेस्ट जर्मनी में हुई जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। यहाँ जो दो बहुत ही अहम जो लड़कियाँ थीं, जो औरतें थीं जिनको के फांसा गया, उनमें से एक का नाम गैब्रियल क्लाइन था और दूसरी मार्गल हर्कल। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीं और इनके ख़िलाफ़ जो सेक्सपियोनाज किया गया वो इट वाज़ एक्सेलेंट और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ केजीबी के लिए उस ज़माने में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। एंड दीज ऑपरेशंस आर have always been considered as the most successful sexpionage operations।
और जिनमें के हमें देखने को मिला कि जो गैब्रियल थी वो उस वक्त के जो एम्बेसडर थे, जो अमेरिकन एम्बेसडर थे, ये उनके साथ एज एन सेक्रेटरी काम करती थीं और उनके ऑफिस में जो कुछ होता था वो फिर केजीबी को सबसे पहले पता चल जाता था। फिर उसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो मार्गरेट थीं वो उस वक्त के जो हेड कर रहे थे, जो उस वक़्त के चांसलर थे वेस्ट जर्मनी के, ये उनकी सेक्रेटरी थीं। तो ये दोनों के दोनों जो केसेस थे इनमें हमें क्या देखने को मिला कि ये सक्सेसफुल ऑपरेशंस थे जिसकी वजह से कि वेस्टर्न जो अलायंस थी और जो नेटो था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जबकि एट द सेम टाइम जो सोवियट्स की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक ग्राउंड हासिल किया, क्योंकि उनके पास एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस पहले से उनके पास हुआ करती थी इन्हीं लव बर्ड्स की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा मिशन उनका। यहाँ सबसे मज़े की बात यह है कि जब ये दोनों लाइक गैब्रियल क्लाइन और मार्गरेट हर्कल जब ये पकड़ी गईं तो इनका ये कहना था, ये एक इन अ सेंस ऑफ डिसबिलीफ थी कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो जो कि हॉक्स थे वो अचानक से फिर गायब हो गए, बिकॉज़ उनको पहले से इस चीज़ की खबर हो गई कि नाउ टाइम इज़ ओवर, और वो वहाँ से चले गए। लेकिन इन दोनों को जब क्वेश्चन किया गया तो दे सिंपली सेड नो यू आर रॉन्ग, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमारा उनके साथ टाइम गुजरा है एंड हाउ कुड यू इवन से दैट। तो उन्होंने ये बारहा कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये फिर साबित हो गया कि वाकई ही ऐसा था, क्योंकि वो फिर दोबारा कहीं पे नज़र ना आए और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो कहाँ गए कहाँ से आए ये किसी को पता ना चला। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ द फैक्ट, दे डिड एग्जिस्ट एंड दे वर द वंस हु वर हॉकिंग अपॉन दीज लव बर्ड्स। एंड फिर ये है कि जिसकी वजह से कि वेस्टर्न अलायंस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया केजीबी ने, और फिर मार्गरेट को और गैब्रियल को, बेचारियों को, लव बर्ड्स को फिर इस चीज़ के सिले में सज़ा मिली। और उस सज़ा के बाद like वो till the end they've been in a state of disbelief that whatever it has whatever has been told to them about them people, about their hawks, it was wrong, ये गलत था, ये अफवाह थी। और लेकिन ये है कि it did happen। इसी सिलसिले में आपको अगर रीसेंट हिस्ट्री की बात बताऊं तो आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का जो किस्सा था वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, मोनिका के साथ, मोनिका लिविंस्की के साथ जो उनका किस्सा हुआ वो भी एक सेक्सपियोनाज कंसिडर की गई। और साथ में अगर इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो सिल्वियो बर्लुस्कोनी थे, आपको याद होगा कि वो एक बड़े रंगीन मजाज एक प्राइम मिनिस्टर थे इटली के, तो उनके बारे में भी ये चीज़ें मशहूर थीं कि ही वॉज रंगीन मजाज, और उनके ख़िलाफ़ भी फिर सेक्सपियोनाज की गई, और जिसकी वजह से कि हमें ये देखने को मिला कि उनको भी फिर जो अपनी गवर्नमेंट थी उससे हाथ धोना पड़ा। तो ये मुख्तलिफ़ अदवार में जो दुनिया है उसमें इस तरह की जो सेक्सपियोनाज है वो होती रही। यहाँ एक नहायत ही इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको पता होगा कि रिसेंटली मेरे जो इंडिया से एक दोस्त है मेजर गौरवारिया, वो बारहा तस्वीरें भी शेयर करते रहे। जो एम्बेसडर हैं चाइनीज़ काठमांडू में, ग़ालिबन उनका नाम मिस यांकी है। शी इज़ अराउंड 50 ईयर ओल्ड, शी इज़ वेरी प्रिटी एंड शी हैज़ हैबिट कि वो नेपाल की मुख्तलिफ़ तस्वीरें अपने साथ जो हैं वो शेयर करती रहती हैं, और वो बहुत ज़्यादा ट्विटर पे मशहूर हैं। नेपाल में भी उनको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। तो
इनका क्या हुआ कि इन्होंने इसी टर्म्स को, सेक्सपियोनाज टर्म को इन्होंने उनके ख़िलाफ़ यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है कि इन रिसेंट टाइम्स बहुत ज़्यादा जो नेपाल के चाइना के साथ तल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे तौर पे इस्तवार हुए हैं और वो इंडिया से दूर हो गया नेपाल। तो उन्होंने ये ब्लेम करना शुरू कर दिया कि चाइना ने जो अपनी इतनी खूबसूरत एम्बेसडर भेजी हुई है वो शायद सेक्सपियोनाज के लिए भेजी हुई है, जो कि जिसके तल्लुकात प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली के साथ हैं, और इस तरह की बेहंगम किस्म की बातें की चाइना के बारे में। लेकिन आई थिंक मेजर गौरव आर्या और उसके जो साथी हैं वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले उनको ये देखना चाहिए कि जब भी नेपाल पे मुश्किल वक्त आता रहा, ख़ुसूसन वो वक्त कि जब वहाँ पे ज़लज़ला आया तो 10 दिन के लिए आपने बॉर्डर सील कर दिया कि इंडिया से कोई इमदाद वहाँ पे ना जाए। तो आपको याद होगा कि उस वक्त सिर्फ़ एक कंट्री था जिसने कि चाइना की मदद, नेपाल की मदद की, वो चाइना था। चाइना ने अपना बॉर्डर खोल के फिर नेपाल की मदद की, और नेपाल फिर आपको देखने को मिला कि नेपाल में जो डिज़ास्टर आया था उसके बाद फिर ये है कि हालात फिर कंट्रोल में आ गए। तो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन इट कि इंडिया में किस तरह की सोच चल रही है, और मेरे ख़्याल में इट इज़ हाईली कंडेमेबल और इसको कंडेम करना चाहिए। हाँ, अगर इंडिया वाकई ही सेक्सपियोनाज पे बात करना चाहता है तो इंडिया को चाहिए कि माधुरी गुप्ता और जमशेद की कहानी पे थोड़ा सा ज़िक्र कर लिया करें। आपको पता है कि वो हाई कमीशन में काम करती थी इस्लामाबाद में, माधुरी गुप्ता। आई एम टॉकिंग अबाउट 2009। और फिर क्या हुआ कि वो यहाँ पे जब काम कर रही थी, एक तो ये कि उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी और उर्दू पोइट्री में बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। फिर उनका याराना हुआ एक जमशेद नामी शख्स से। वो फिर ये है कि वो जमशेद जो थे वो ISI के एजेंट थे, एक खूबरू नौजवान 32-33 साला, इंतहाई खूबसूरत। और फिर जो दूसरी तरफ उनकी जो लव बर्ड थी माधुरी गुप्ता, आई वोंट से दैट शी वाज अगली, लेकिन ये बिकॉज नोबडी इज़ अगली इन द वर्ल्ड। तो लेकिन ये है कि वो कंपेयरिंग टू हिम एज में भी काफ़ी बड़ी थी, एंड देन शी वाज ओवरवेट एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये है कि शी गॉट ल्योर्ड इन, एंड द बेसिक चीज़ जिसका के आगाज़ हुआ, जिस तरह वो ल्योर इन हुई, वो उर्दू अदब था और उर्दू शायरी थी, जिसके ऊपर बात करते हुए इन दोनों का आपस में याराना बना। फिर वो याराना काफ़ी अरसे तक रहा। फिर दिल्ली में क्या कुछ होता रहा उस बारे में फिर पाकिस्तान को सब कुछ पता चलता रहा। फिर जब इंडिया को इस बारे में थोड़ी सी बिनक हुई, राह को जब इस बारे में थोड़ी सी बिनक लग गई, तो फिर दैट वाज टू लेट। उस वक्त तक बहुत ज़्यादा काम आगे निकल चुका था। फिर अचानक से क्या हुआ कि माधुरी गुप्ता को दिल्ली ने किसी मीटिंग के बहाने दिल्ली में अर्जेंटली बुलवाया, और माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज़ में बैठी, और जब दिल्ली में एयरपोर्ट पे उतरी तो उनको वहीं से ही अरेस्ट कर लिया गया। फिर उनके ख़िलाफ़ केस चला और गालिबन 3 साल की उनको सज़ा दी गई। लेकिन क्या हुआ कि वो आज भी ये कहती हैं कि जो जमशेद के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो झूठे हैं। उसकी वजह ये है कि स्टिल ऑफ कोर्स शी इज़ इन लव विद जमशेद, एंड वेयर इज़ जमशेद? आई मीन नोबडी नोज़ वेयर इज़ जमशेद। तो यहाँ पे इस चीज़ का ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि अगर ये नेपाल के ऊपर इस तरह की बातें करते हैं तो इनको पहले अपने यहाँ देख लेना चाहिए। अपने भी कोई केसेस हैं जिनके ऊपर बात कर लिया करें। मेरा मशवरा है मेजर गौरव आर्या को कि अगर इस तरह की सेक्सपियोनाज पे अगर जब कभी बात करनी हो तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, मेरे आर्टिकल्स आए जिनके ऊपर के मैंने इनको हाईलाइट किया। ख़ुसूसन लास्ट ईयर जब एक आपको याद होगा कि नैब के जो चेयरमैन के ख़िलाफ़ हुआ था, दैट वाज पार्ट ऑफ सेक्सपियोनाज एज़ वेल। तो उस वक्त भी मैंने ये हाईलाइट किया था कि इट सीम्स लाइक अ सेक्सपियोनाज विच लेटर ऑन गॉट जिसके ऊपर के मतलब साबित हो गया कि वो वाकई सेक्सपियोनाज थी।
तो मेरा मशवरा है मेजर गौरव वारिया को कि जब भी वो कोई चीज़ इस तरह की हाईलाइट किया करें तो पहले अपनी मंजी थले डांग फेर लिया करें, अपने इर्द गिर्द जो मिसालें हैं उनको हाईलाइट कर लिया करें, और किसी दिन टाइम निकाल के माधुरी गुप्ता को फ़ोन करें और उनसे ज़रा पूछें कि सेक्सपियोनाज क्या होती है और कैसे होती है, और उर्दू अदब और गालिब की शायरी और मीर तकी मीर की शायरी पे बात करना कैसा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना इस बारे में। तो मेजर साहब के लिए ये मेरा मशवरा है कि ये उनसे रब्ता ज़रूर करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस जो है, फील्ड का एक्सपीरियंस, वो फिर बंदे के पास अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो फ़र्स्ट हैंड नॉलेज कंसिडर किया जाता है। इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।